हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक समझेंगे जो कि यूकैरियोट के अंदर सेल वाले चैप्टर में दे रखा है। सेल मेम्ब्रेन में इसके बाद कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सेल मेम्ब्रेन हम बिल्कुल कंसेप्चुअली समझेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसा है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बात करेंगे जो सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो ये सेल मेम्ब्रेन है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में। ओके, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने बताना चाहूँगा। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये क्वाजी फ्लूइडिक नेचर की होती है। क्वाजी फ्लूइडिक क्या चीज़ है? क्वाजी फ्लूइडिक क्या चीज़ है? क्वाजी फ्लूइडिक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है जब कोई स्ट्रक्चर फ्लूइड जैसा बिहेव करे। बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है, बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, बिल्कुल फ्लूइड यानी लिक्विड या फिर जो एयर होती है, गैसेस होती हैं, वैसा भी नहीं है, उनके बीच में कहीं है। और अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन अपने आप को रीस्ट्रक्चर करती है, अपने आप को थोड़ा बढ़ाती है। ठीक है, उसके अंदर से चीज़ें गुजर सकती हैं, जैसे पानी की किसी लेयर में से चीज़ें गुजर सकती हैं, तो वो फ्लूइडिक नेचर है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन फिर ऐसा है कि सारी चीज़ों को, सारे कंपोनेंट्स को अपने अंदर कंट्रोल भी करके रखती है, होल्ड करके रखती है, जो कि पानी की अगर आप लेयर बनाओगे तो वो चीज़ें होल्ड नहीं कर सकती। तो कुछ कुछ सॉलिड जैसी, कुछ कुछ लिक्विड जैसी। इसीलिए यहाँ पे हम क्वाजी फ्लूइड नेचर बेसिकली बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन का। और फ्लूइड जैसा सा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दूसरा इसके पास है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। सिलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होता है? सिलेक्टिव परमेबिलिटी होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर से ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा मुंह उठाकर अंदर आ गया। सेल सिलेक्ट करती है कि इसको अंदर आने देना है या इसको नहीं आने देना। और नेक्स्ट है वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल रिकॉग्निशन क्या चीज है? एक सेल की सेल मेम्ब्रेन और दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन है और अगर लिवर की कोई सेल की मेम्ब्रेन है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। और हमारी जो मैक्रोफेजेस हैं या साइटोसिस करने वाली सेल हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारी वाली सेल है, ये अपना है और ये पराया है। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये कैसे होता है? ये भी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है कि उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि तीनों ही प्रॉपर्टी, तीन कंपोनेंट जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं उनसे आती है। तो यहाँ पे कौन कौन से? बेटा क्वाजी फ्लूइड जो होता है वो लिपिड की वजह से है। तो लिपिड क्या प्रोवाइड करता है? लिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जितना ज्यादा लिपिड होगा मेम्ब्रेन के अंदर, उतनी ज्यादा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडिक नेचर की देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रोपोर्शन की बात चल रही है यहाँ पे। लिपिड अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो मेम्ब्रेन भी ज्यादा फ्लूइडिक। सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स की वजह से। सेल टू सेल रिकॉग्निशन जो होता है वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स या तो लिपिड से अटैच होंगे या प्रोटीन से अटैच होंगे। लिपिड से अटैच है तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और बेटा अगर प्रोटीन से अटैच हैं तो हम बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन, जो कि एंटीजन का काम करते हैं। दोनों ही किसका काम करते हैं? एंटीजन का काम करते हैं। और एंटीजन आपको पता है बेसिकली आइडेंटिटी के लिए होता है। ओके, आइडेंटिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं तीनों कंपोनेंट्स की। अब मैं एक बार कंपैरिजन कर लेता हूं कि कंपोनेंट्स की मात्रा
या कंपोजिशन बेसिकली कितनी कितनी हो सकती है। तो लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो नॉर्मल सेल के अंदर, नॉर्मल सेल में लिपिड 40% के अराउंड रहता है, प्रोटीन जो है वो लगभग आप कह सकते हो कि 52% के अराउंड रहता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अराउंड 2 से 8% के अराउंड रहता है। अब मैं बात करता हूँ आरबीसी की। आरबीसी में भी 40% के अराउंड लिपिड है और 52% के अराउंड यहाँ पे प्रोटीन है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 8% है। यहाँ प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि एंटीजन ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। ओके, नॉर्मल सेल के अंदर जनरली ये देखने को मिला है कि 52% से 58% प्रोटीन जो है वो मिल जाता है, मतलब प्रोटीन की अमाउंट वेरी करती रहती है। सेम कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट भी ज़्यादातर वेरी करती है, लेकिन जो ये नॉर्मल आरबीसी और नॉर्मल सेल और ये जो आरबीसी है उसमें 40% है, तो जनरली आप मान सकते हो कि 40% के अराउंड लिपिड की मात्रा होती है। ओके, अब मैं ये तीनों कंपोनेंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही तीनों कंपोनेंट्स मेन है इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो आपको एक बात बादल बना के लिखनी है, वो ये है कि ऑल सेल मेम्ब्रेन्स हैव सेम स्ट्रक्चर बट दे डिफर इन कंपोजिशन। जितनी सेल हैं सारी की सारी, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, बल्कि लिपिड, प्रोटीन और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनकी मात्रा में चेंज आता रहता है। इस बात का एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले। एक्सेप्शन है बेटा आर्किया बैक्टीरिया एक्सेप्शन कैसे है? देखो, आर्किया बैक्टीरिया के बारे में आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं लिपिड की बाई लेयर, यानी लिपिड की 2 लेयर हम अभी देखेंगे, लेकिन इसमें लिपिड की यूनिलेयर देखने को मिलती है और साथ में टेल्स के अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलती है। अगर आपको ये दोनों बातें नहीं समझ में आई तो अभी हम स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे पूरा कंक्लूड करके तब आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की जो सेल मेम्ब्रेन है, सिर्फ आर्किया बैक्टीरिया को छोड़ दो तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। नाउ एक बात और, सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक और चीज़ जो आपको एग्जैक्टली याद होनी ही चाहिए वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज ए यूनिवर्सल कंपोनेंट। ऐसी कोई सेल नहीं होती जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। तो सेल मेम्ब्रेन तो सभी के पास मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बाकी ऑर्गेनेलीज की तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी में प्रेजेंट होगी किसी में नहीं है। मतलब कई कई ऑर्गेनेलीज जैसे प्लास्टिड है, प्लांट में है लेकिन एनिमल्स में नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐसा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली सभी के अंदर देखने को मिलती ही मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंपोनेंट्स पढ़ते हैं बारी बारी। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला कंपोनेंट जो कि है लिपिड। बेटा लिपिड में यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड में भी अगर मैं बोलूं तो फॉस्फो ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, और बेसिक फ्रेमवर्क जो है सेल मेम्ब्रेन का वो लिपिड ही बनाता है। तो फॉस्फो ट्राइग्लिसराइड समझ लेते हैं एक बार कि क्या चीज़ होती है। पहले ट्राइग्लिसराइड समझ लेते हैं। तो पहले मैं ट्राइग्लिसराइड समझाता हूं आपको। तो ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए चाहिए 2 चीज़ें, ग्लिसरॉल और साथ में फैटी एसिड की चेन। ओके,
तो ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। इसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह देते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का मतलब है कि 3 OH हैं प्रोपेन के पास में। ओके, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर मैं फैटी एसिड चेन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और कार्बन कार्बन की लंबी चेन होगी। तो कार्बन कार्बन की मान लो लंबी चेन है, मैंने यहाँ R1 रख लिया। अब ये जो कार्बन कार्बन की चेन है बेटा, इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हो सकते हैं। सिग्मा है ये, सिग्मा, और पाई बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। बेटा अगर सारे सिग्मा बॉन्ड हैं तो मैं बोलूंगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है, और अगर पाई बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नाम कैसे आया, ध्यान से सुनना। अगर पाई बॉन्ड है तो मैं किसी तरीके से पाई बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन ऐड करवा सकता हूँ, तो मतलब हाइड्रोजन के लिए स्पेस है, मतलब सैचुरेशन नहीं आया, तो अनसैचुरेटेड। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो मैं अब बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन ऐड नहीं करवा सकता, यानी सैचुरेशन आ गया है, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स। पाई बॉन्ड की संख्या अगर मान लो 1 है, 1 पाई बॉन्ड है, तो बोला जाता है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। और अगर पाई बॉन्ड मल्टीपल हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, मल्टीपल पाई बॉन्ड यहाँ पे हैं, तो बोला जाता है बेटा पूफा। आप में से अगर कभी कोई सफोला वगैरह या फिर ऐसा कोई रिफाइंड ऑयल खरीदने गया है तो उस पर मूफा और पूफा की परसेंटेज वगैरह दी होती है कि कितना परसेंट मूफा है, कितना परसेंट पूफा है। ये लेक्चर वैसे लिपिड सेंट्रिक नहीं है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज लिपिड की आनी चाहिए। तो चलिए इन दोनों चेन को जोड़ते हैं। तो इन दोनों चेन को जोड़ने का तरीका, बेसिकली यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिमूव होगा। तो याद आप ऐसे कर सकते हो कि इसके OH ने, किसके OH ने, फैटी एसिड चेन के OH ने इसके हाइड्रोजन को बोला कि चलो घुमा के लाता हूँ, और घुमाने ले गया। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको ये बॉन्ड देखने को मिला। बेटा इस बॉन्ड का नाम है एस्टर बॉन्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस बॉन्ड का नाम है एस्टर बॉन्ड। आप ध्यान रखेंगे कि एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब एक अल्कोहल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ये एस्टर बॉन्ड है। ओके, तो अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है मोनोग्लिसराइड। एक और अगर हम चेन जोड़ देते हैं ऐसे ही सेम इसी मेथड से, R2, तो डाइग्लिसराइड। एक और चेन इसी मेथड से जोड़ देते हैं तो बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। अब अगर मैं आपसे 2 सवाल पूछूं तो आपको जवाब देने हैं दोनों सवालों के। पहला सवाल, क्या इस एंटिटी पे कहीं चार्ज आने की पॉसिबिलिटी है? देख लो जरा एक बार, क्या इस पे चार्ज आ सकता है? नहीं आ सकता। इस पे नहीं आ सकता, O पे भी नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड O है, और कार्बन कार्बन आगे तक तो आ ही नहीं सकता। तो इस ट्राइग्लिसराइड पे कहीं चार्ज नहीं आएगा। बेटा चार्ज नहीं आना मतलब ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर कह लो या फिर न्यूट्रल कह लो। बेटा आपने एक बात सुनी होगी केमिस्ट्री में कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, तो नॉन पोलर पोलर में नहीं मिलना चाहता। बेहतरीन पोलर सॉल्वेंट है पानी, तो ये पानी से दूर भागेगा, क्योंकि ये खुद नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर के साथ ही रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ये है ट्राइग्लिसराइड। अब हम बात करते हैं कि फॉस्फोट्राइग्लिसराइड, क्योंकि मेरे काम की चीज जो है वो क्या है, फॉस्फोट्राइग्लिसराइड है। मेरे काम की चीज ये है फॉस्फोट्राइग्लिसराइड। तो ये जो फॉस्फोट्राइग्लिसराइड है ये कैसे बनता है ये देख लेते हैं अब। तो मैं फॉस्फोट्राइग्लिसराइड यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। बेटा आपको सेम वही लेना है H2OH, लेकिन इस बार जो आप फैटी एसिड की चेन ले रहे हो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आप ले लो फॉस्फोरिक एसिड की चेन। तो P डबल बॉन्ड O OH, और ये कार्बन से ऐसे जुड़ी होगी, कार्बन कार्बन की चेन से ऐसे आगे जुड़ी होगी।
बेटा ये वाला जो बॉन्ड है ये भी एस्टरिफिकेशन से ही बना है, इसीलिए इसे फोस्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। काम की बात, इस आर ग्रुप में आपको कहीं ना कहीं नाइट्रोजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन का कंपाउंड। बेटा नाइट्रोजन के कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। CHOH एक नॉर्मल चेन ले लो, नॉर्मल फैटी एसिड की चेन R2, CH2OH, R3। तो सेम आपको वही सारे काम करने हैं। इसका OH बोलेगा इस वाले का हाइड्रोजन को कि घुमा के लाता हूं, और घुमाने ले गया। सेम यहाँ पे भी घुमाने ले गया और यहाँ पे भी घुमाने ले गया, तो यहाँ पे बॉन्ड बनकर तैयार हो गया। ये ध्यान रखना तीनों ही बॉन्ड हैं एस्टर वाले, लेकिन यहां स्पेशल नाम, क्योंकि एसिड कार्बोक्सिलिक नहीं है तो नाम स्पेशल। तो यहां पे फोस्फो एस्टर, यहां पे भी फोस्फो एस्टर। और बेटा ये दोनों के दोनों जो है नॉर्मल एस्टर बॉन्ड हो गए। ये है फोस्फोट्राइग्लिसराइड। अब ये हमने क्यों पढ़ा है? ये हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम एक बेसिक सी चीज जो आप ड्रॉ करते आए हो वो समझ सके। तो ध्यान से देखो, यहां पे OH आएगा, फॉस्फोरिक एसिड है ना, H3PO4, तो P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। इसने इधर बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ ग्लिसरॉल के साथ बना लिया। अब ये बच गया, ये मैंने यहाँ पे दिखाना रह गया था, ये दिखा दिया। अब अगर मुझसे आप पूछो कि क्या चार्ज आ सकता है इस पूरी एंटिटी पे, तो आप बोलोगे कि हाँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो इस एक हिस्से पे चार्ज आएगा, लेकिन नीचे वाली जो है इस पे भी चार्ज नहीं आएगा, इस पे भी चार्ज नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना, बेटा ये जो है ये तो है हेड, क्योंकि इस पे चार्ज है यानी ये पोलर है। पोलर है तो पोलर को पसंद करेगा। पोलर सबसे बढ़िया सॉल्वेंट कौन सा? वाटर। तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। बेटा एक ये और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो ये पसंद नहीं करेंगे पानी को, तो ये है हाइड्रोफोबिक। मैंने आपको जस्ट अभी जो चीज़ पढ़ाई है मैंने वो ये बताई है कि ये जो गोला एक और ये दो टेल आप बनाते हो लिपिड की स्ट्रक्चर की, वो कुछ ऐसी दिखती है इन रियल लाइफ। ओके, हेड एक है, टेल बेटा एक टेल दूसरी टेल, ये हेड है। अगर टेल नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, तो टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ। अभी देख लेते हैं बनाकर स्ट्रक्चर। मैंने बोला कि अगर टेल हाइड्रोफोबिक है तो अंदर की तरफ रहेगी। रीजन अभी देखते हैं। तो मैंने बहुत सारे बना दिए बेटा। ये एक हो गई तो लिपिड की एक लेयर, एक और ऐसे बना देते हैं। ये है बेटा लिपिड की सेकेंड लेयर आप कह सकते हो। दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा लिपिड बाइलेयर। ठीक है, एक बार पीछे आता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ बेटा। आर के बैक्टीरिया में इसी आर ग्रुप में ही ब्रांचिंग हो जाती है, कार्बन कार्बन की लंबी और भी चेन आ जाती है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर लेसिथिन का डायग्राम दे रखा है, पेज नंबर 145 पे, पुरानी वाली एनसीईआरटी में बिल्कुल सेंटर में लेसिथिन का डायग्राम, आप वो भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। तो हमने लिपिड बाइलेयर लिख ली। अब बेटा अगर मैं बोलूँ तो ये साइटोसोलिक फेज, सर साइटोसोलिक फेज क्या होता है? यहाँ साइटोप्लाज्म इमेजिन करो बेटा, ये बाहर वाला, बाहर भी पानी, यहाँ भी पानी, तो टेल अंदर बचना है। ठीक है, तो ये साइटोसोलिक फेज। और बेटा ये है नॉन साइटोसोलिक
फेस। ओके, तो लिपिड की वजह से क्या प्रोवाइड होता है बेटा? जो प्रॉपर्टी लिपिड की वजह से आती है वो है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी वो प्रॉपर्टी है जो किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ लिपिड। सर आपने क्वाजी फ्लूइड लिखा था बेटा, लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी ही, बट साथ में और भी कंपोनेंट है तो पूरी तरीके से फ्लूइड की तरह बिहेव नहीं कर पाती, इसीलिए क्वाजी फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? क्वाजी फ्लूइड है। लिपिड क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। या फिर कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन जो क्वाजी फ्लूइड है वो लिपिड की वजह से, बिकॉज ऑफ लिपिड। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। लिपिड में हमारे पास में इतनी बातें हैं, बस एक छोटी सी चीज और आप ऐड कर सकते हो कि बेटा कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिड्स स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं प्रोटीन्स पे। बेटा प्रोटीन्स के लिए एनसीईआरटी कहती है कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से दो तरीके के हैं। एक तो है सुपरफिशियल पेरिफेरल प्रोटीन, बेटा इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह देते हैं, और एक है जो पूरी अंदर डूबा हुआ है या फिर फंसा हुआ है, कुछ भी बोल सकते हो, इंटीग्रल प्रोटीन, इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। बेटा इंटीग्रल प्रोटीन में दो होते हैं, एक तो होता है टोटली बरिड और एक होता है बेटा पार्शियली बरिड। अभी हम डायग्राम से समझते हैं। पार्शियली बरिड, टोटली बरिड और पार्शियली बरिड। पेरिफेरल प्रोटीन तो आप बनाकर देख सकते हैं कि भाई ये लिपिड बाइलेयर मान लो, एक बार मैं फिर से बना देता हूं, और यहां पे इस तरीके से ये जो प्रोटीन्स दिखा रखे हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पीपी लिख देता हूं मैं यहां पे। अब अगर मैं आगे इनको बनाना चाहूँ तो बेटा ये तो रहा टोटली बरिड, आगे और इसको बढ़ा देते हैं और यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये है पार्शियली बरिड। ठीक है, टोटली बरिड और ये है बेटा पार्शियली बरिड। ओके, टोटली बरिड के बारे में एक बात आप नोटिस करोगे कि इसका एक हिस्सा साइटोसोलिक फेस की तरफ है, दूसरा हिस्सा नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ है। यानी आप कह सकते हो कि मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसे कह देते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अंदर से बेटा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रॉस कर कर अंदर आ सकते हैं। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये कैसे काम कर सकते हैं? ये या तो चैनल की तरह अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल को लेके आ रहे हैं, या फिर ये पंप की तरह काम कर सकते हैं, बेटा ये टनल की तरह काम कर सकते हैं, बेटा ये पोरिन्स की तरह काम कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। तो किसे अंदर लेके आना है? अल्टीमेटली इन पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोवाइड्स सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रोटीन जो है वो मूवमेंट भी शो करते हैं। तो चलिए प्रोटीन की मूवमेंट्स के बारे में एक दो बातें कर लेते हैं। बेटा पहला है फ्लिप फ्लॉप। प्रोटीन्स कसम खा लो कि ये मूवमेंट नहीं करते। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से देखना, कि ये जो प्रोटीन है का मॉलिक्यूल है ये ऐसे पलट जाए, ऐसे था ऐसे हो जाए, ये फ्लिप फ्लॉप है। प्रोटीन ऐसा नहीं करते। तो आप भी ऐसा मत सोचना कि ये इसके एक यहाँ पे अटैच होगा और फिर ये ऐसे पलट जाएगा और फिर अंदर, नहीं, ये इसको क्रॉस करके जाता है, अंदर से जाता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन कर सकता है? बेटा लिपिड कर सकते हैं, लेकिन रेयर कंडीशन में। तो आप तो ये मानो कि प्रोटीन तो कर ही नहीं सकता, लेकिन लिपिड जो है वो कर सकता है बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर। दूसरा है लेटरल मूवमेंट। बेटा लेटरल मूवमेंट ऐसा समझ लो
कि ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है इसमें मैं ऐसे अपना हाथ घुसाऊं और ऐसे पूरा क्रॉस कर सकूं। जैसे पानी की बाल्टी के अंदर आप ऐसे हाथ डालते हो और उसको ऐसे घुमा पाते हो ना, ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो ये लेटरल मूवमेंट है। ठीक है, साइड बाय साइड अगर आप ऐसे डाल रहे हो तो ऐसे अगर आप घुमा पा रहे हो तो ये लेटरल मूवमेंट है। अब एनसीईआरटी जहां पर सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है उससे नेक्स्ट पेज पे ऊपर ऊपर लिख कर देती है कि लिपिड की वजह से, ड्यू टू लिपिड, क्योंकि लिपिड, देखो पानी की बाल्टी में आप हाथ ऐसे ऐसे घुमा पा रहे हो, लेटरल मूवमेंट कर पा रहे हो, वो पानी की वजह से है। अगर आप, मैं बोलूँ कि बिल्कुल कंक्रीट के अंदर मैंने सीमेंट वगैरह वाला जो आरसीसी है वो, उसमें आपका हाथ डुबा दिया और वो जाम हो गई बिल्कुल, मतलब सूख गई कंक्रीट, क्या आप लेटरल मूवमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो फ्लूइडिटी होना लेटरल मूवमेंट का कोज है। फ्लूइडिटी किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से है। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि जितनी ज्यादा लेटरल मूवमेंट यानी उतनी ज्यादा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। और एक बात जो उन्होंने लाइन में लिखकर बता रखी है कि मेजर करने के लिए हेल्पफुल होती है फ्लूइडिटी। क्या मेजर करोगे कि कितनी लेटरल मूवमेंट हो रही है और क्या पता चल जाएगा कि फ्लूइडिटी कितनी है। कितनी बढ़िया बात है। तो यहाँ पे प्रोटीन खत्म होता है। थर्ड जो हमारे पास में कंपोनेंट है बेटा, वो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, चलिए तो एक बार मैं स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं। चलो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बना देते हैं। बेटा या तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से बाइंड होगा, जुड़ा होगा, बोलोगे ग्लाइकोलिपिड, या फिर बेटा प्रोटीन से बाइंड होगा, बोलोगे ग्लाइको प्रोटीन। आप अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखना, एनसीईआरटी चाहे खोल लो भी, एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखना बेटा। ये मैंने बनाया है साइटोसोलिक फेस। एनसीईआरटी में ये जो है साइटोसोलिक फेस ही है बेटा। ये जो मैंने बनाया है ये नॉन साइटोसोलिक फेस। एनसीईआरटी में भी ये नॉन साइटोसोलिक फेस है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट ओनली प्रेजेंट ऑन नॉन साइटोसोलिक फेस। तो कार्बोहाइड्रेट्स ओनली प्रेजेंट इन साइटोसोलिक की तरफ क्यों होगा भाई, नॉन साइटोसोलिक फेस। अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों है। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल को रिकॉग्नाइज करवाना। अब मेन बात सुन लो, आप अपने घर की नेम प्लेट घर के बाहर लगाते हो या अंदर की रूम में कहीं लगाते हो? बाहर लगाते हो ना, तो बाहर ही लगेंगे, अंदर इनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? अंदर तो सब अपना माल है, अपना ही घर है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमें इतनी ही बातें समझनी है। इनका नंबर डिपेंडिंग अपॉन सेल कम ज़्यादा होता रहता है। और अगर मैं बोलूँ कि आरबीसी में क्योंकि एंटीजन बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी खूब सारे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने तीनों कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ लिया है। हमने मूवमेंट भी पढ़ ली है, मूवमेंट जो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो सकती है, लेकिन हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी। बाकी के लेक्चर्स देखने के लिए भी आप चैनल पे जा सकते हैं और लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा। तो सेल मेम्ब्रेन में मेरी तरफ से इतनी ही बातें हैं। और एक बात छोटी सी मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी में सेकंड पैराग्राफ में एक जगह लिख रखा है कि लिपिड की अगर मैं बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सैचुरेटेड लिपिड्स हैं, ये एनसीईआरटी कह रही है। लेकिन बेटा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों होते हैं। अगर अनसैचुरेटेड ज़्यादा होता है तो फ्लूइडिटी और ज़्यादा होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलो कि एनसीईआरटी कहती है कि सैचुरेटेड लिपिड्स हैं। वास्तविकता या फिर सत्यवाद क्या है?
सत्य बात यह है कि सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। कंपैरिजन करने लग जाओ कि कौन सा ज्यादा फ्लूइडिटी देगा, तो बेटा अनसैचुरेटेड मोर फ्लूइडिटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि अनसैचुरेटेड अगर आप देखो तो पाई बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, इस तरीके से मान लो। तो बेटा बेसिकली क्या है, इसके अंदर सिस और ट्रांस की कॉन्फ़िगरेशन बनती रहती है, चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये स्पेस में मूव बहुत अच्छे से कर लेता है। ज़्यादा मूवमेंट करेगा मतलब ज़्यादा फ्लूइडिटी। सॉलिड के पार्टिकल्स की खासियत होती है कि वो मूवमेंट नहीं करते, फ्लूइड की खासियत होती है कि उसके पार्टिकल मूव करते हैं। ये करता है ज़्यादा, इस वजह से ज़्यादा फ्लूइडिटी देता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ट्रांसपोर्ट का। थैंक यू सो मच।